हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, 2 सितंबर की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, मैंने अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैंने बाद में चेक किया कि उसकी ऑडियो ही नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिएगा। सुप्रीम कोर्ट अलाउज टेलीकॉम कंपनीज टू पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज इन 10 ईयर। तो गाइस क्या है, अभी लंबे सिरे से क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें क्या है, टेलीकॉम कंपनीज ने बोला कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, 1.4 ट्रिलियन नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको देना होगा। तो कंपनीज ने बोला कि ठीक है, हम आपको 20 ईयर्स का हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, 20 ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम आपको 10 ईयर्स का टाइम देंगे। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। तो पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। देखो गाइज, 1999 तक क्या होता था, टेलीकॉम कंपनीज क्या करती थी, गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड लाइसेंस फ़ीस क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। लेकिन 99 के बाद क्या हुआ, एक क्या आया, फीस शेयरिंग मॉडल आया, जिसे को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं। इसके बीच में क्या होता है, मेनली जो गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है। ठीक है, इसके अंडर क्या होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज लाइसेंस फ़ी और जो भी स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू वो सेंटर को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें से जो रेवेन्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब देखो डिस्प्यूट क्या है, देखो डिस्प्यूट यही है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, दो तरह से जो रेवेन्यू आते हैं टेलीकॉम कंपनीज के पास, एक टेलीकॉम सेक्टर से आते हैं और एक नॉन टेलीकॉम से आते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि हमें क्या कहें, जो रेवेन्यूज़ आपके टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम सोर्सेज दोनों जगह से जो भी आपके रेवेन्यूज़ आते हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के साथ। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज बोल रही हैं कि नहीं, हमारा जो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ हम जो टेलीकॉम सोर्सेज से आता है रेवेन्यू, हम सिर्फ वही शेयर करेंगे, नॉन टेलीकॉम सोर्सेज जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो हम क्यों शेयर करें। लेकिन अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं भाई, सारे के सारे रेवेन्यूज इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट टर्मिनेशन फीस एंड रोमिंग चार्जेस एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया कि डिस्प्यूट क्या था। हम फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कैलकुलेशन शुड इनकॉर्पोरेट ऑल रेवेन्यूज अर्न बाय टेलीकॉम कंपनी इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन टेलीकॉम सोर्सेज सच एज डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज वांट दैट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू शुड कंप्राइज रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज ओनली, और जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज जो आते हैं उन्हें क्या है, इससे बाहर रखना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हमें सारे रेवेन्यूज इसमें इंक्लूड करने हैं एक्सेप्ट टर्मिनेशन फीस एंड रोमिंग चार्जेस। ठीक है, तो अभी क्या है, टेलीकॉम कंपनीज़ को ये बोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपके 10% पेमेंट है, मतलब जो आपको 1.4 ट्रिलियन देना है, उसमें से जो 10% है वो आप 31 मार्च 2021 तक दे दीजिए। बाकी क्या है, आप क्या है, जो बैलेंस अमाउंट है वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अगले 10 साल में क्या कर देना, भर देना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो डिमांड थी, जो 20 साल की पेमेंट के लिए मांगी गई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया और डिक्लाइन किया रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूज़ को। ठीक है, तो यही पूरी न्यूज़ थी। देखो कोर्ट ने क्या बोला है कि जो 20 ईयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ को रीजनेबल टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि वो सेक्टर के स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, और कोई भी देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्प्यूट एंड फॉर रीअसेसमेंट ऑफ द ड्यू। ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो कि कितना ड्यूज़ किसकी कंपनी को देना है। तो भाई सबसे ज़्यादा वोडाफोन और आइडिया को देना है, 58,254 करोड़ है। टाटा टेली सर्विसेज को 16,000 के नियर अबाउट करोड़ देना है। भारतीय एयरटेल को 43,000 करोड़ देना है, और जबकि रिलायंस जियो को भाई बहुत कम देना है, 70 करोड़ देना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं। 27 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये सबसे पहले हमें ये देखना है, जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्यों लाए थे। प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना हम लाए थे, हम इसलिए लाए थे ताकि जो हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्न बना सकें विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम गेट टू रिटेल आउटलेट। तो गाइस, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन मेनली यही होता है, जो फार्म की लैंड से लेके फाइनली जो रिटेल आउटलेट तक जितनी भी स्टेजेस होते हैं उनके बीच में जितनी भी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो अभी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, 27 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, किसके अंदर, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्न बना सकते हैं, इनोवेट बना सकते हैं, एंड इफेक्टिव कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब देखो, जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में जो हालात हैं वो इनएडुकेट भी है और पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया में खाने की बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, बर्बादी होती है।
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 4.6 to 15.9% क्या वेस्टेज होती है, जबकि मीट में 2.7% क्या वेस्टेज होती है। अब इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है? देखो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट यही है, पहली बात हमारी जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है वो बूस्ट होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेनली रूरल एरिया में वो भी क्या बढ़ेंगी। हम फार्मर्स को ज़्यादा अच्छा प्राइस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब वेस्टेज कम होगी तो क्या है, सेल ज़्यादा होगी, तो फार्मर्स की अल्टीमेटली अपने क्रॉप्स की प्राइस ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और हम जो इससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उन्हें भी बेनिफिट करा सकते हैं। अगर हम देखें जो कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अकॉर्डिंग, देखो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, जो कोल्ड चेन और हमारा प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हम इंटीग्रेट कर सकें विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम फार्म गेट टू कंज्यूमर। मतलब कि इसके बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकें। तो गाइस अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ और भी पढ़ी थी, जिसमें क्या एक ट्रेन चलेगी जिसमें कोल्ड चेन फैसिलिटी होगी, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्रिएट करेंगे अलोंग द एंटायर सप्लाई चेन, मतलब कि हर एक स्टेज में, जैसे प्री कूलिंग, वेइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग तक। बाकी इसको इम्प्लीमेंट करेगा इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। अभी क्या देखो गाइस, आपको नाम से पता चल चुका होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है। देखो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी सप्लाई चेन है उसे हमें बूस्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हम कहीं ना कहीं चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी कोई भी एक्सटर्नल शॉक आता है, पेंडेमिक आता है, तो क्या है, सभी के जो देशों की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह टूट जाती है, ठीक है। तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, अपनी जो सप्लाई चेन है उसे स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। तो SCRI ये जापान के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये ट्राईलेटरल अप्रोच है, मतलब कि इसमें 3 कंट्रीज़ के साथ इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या ट्रेड किया जाएगा। इसका एम यही है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट कर सके, और जो हमारी रिलेशनशिप है पार्टनर कंट्रीज़ के साथ उन्हें क्या कर सके, हम अच्छा कर सके, एनहेंस कर सके। अगर हम 2019 में इन 3 कंट्रीज़ की क्यूमुलेटिव GDP देखा जाए तो $9.3 ट्रिलियन है, और अगर हम गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड देखा जाए तो वो $2.7 ट्रिलियन गुड्स में है, और सर्विसेज में हमारा ट्रेड $0.9 ट्रिलियन है। देखो सप्लाई चेन रेजिलियंस का एम यही है, मैंने आपको बोल ही दिया कि नेशन क्या है, अपनी जो सप्लाई रिस्क है उसे डाइवर्सिफाई कर सके, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक्स आता है तो वो जो एक या दो तीन कंट्रीज़ पे जो डिपेंडेंट है उस पर जो अपनी डिपेंडेंस है वो कम कर सके। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, एडवर्स इवेंट्स होते हैं, तो हम उन इवेंट्स को फास्टर वे में एड्रेस कर सकते हैं। या फिर जो प्राइस वॉलेटिलिटी, मतलब देखो कोई भी पेंडेमिक आती है, कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आता है, तो उसमें जो मेनली फूड आइटम्स के प्राइस हैं या जो मेडिसिन की प्राइस हैं वो एकदम से हाइक होते हैं, तो इन प्राइस वॉलेटिलिटी को हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। सिग्निफिकेंस क्या, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो चाइना पे डिपेंडेंस है हम उस पर कम हो सकेंगे। हम अपनी जो पार्टनर कंट्रीज़ के साथ जो कोऑपरेशन है वो एनहेंस कर सकते हैं। अभी आपको पता है हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ऑलरेडी क्वाड कंट्रीज़ का क्या पार्ट है, जिसमें USA भी है। हम क्या कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो सप्लाई चेन है उसे बढ़ा सकते हैं। इवन हम जो ये ग्रुप है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये एशियन कंट्रीज़ के साथ भी काम कर सकता है, ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ पे भी जो सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग चेन है उसे स्ट्रॉन्गर बिल्ड कर सके, और आने वाले अगर फ्यूचर में कोई एक्सटर्नल शॉक से इन्फ्लुएंसेस आ सके तो हम उन कंट्रीज़ को भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, ऑफकोर्स इंडिया क्या एक तरह से सप्लाई हब की तरह एमर्ज होगा, जिसमें वो मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की तरह शिफ्ट हो सकता है, और जो हमारा जापान के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया 3 नेशंस कॉल फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। देखो अभी क्या है, आपको पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट्स हैं। तो अभी क्या है, 4 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। ये चारों बोल रही हैं कि हमें क्या है, हम 4 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री को क्या है UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट दी जाए, ठीक है। तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान ने बोला है कि जो इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन फ्रेमवर्क है उसे अपनी प्रोसेस को थोड़ा क्या करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। क्यों भी उन्होंने ये बोला है कि इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन फ्रेमवर्क है, इसे 10 साल हो गया, मतलब कि 1 डिकेड हो गया बने हुए, लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है, और हमें कुछ प्रोसेस रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जो इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन फ्रेमवर्क है 2009 में बना था। ये ग्रुप है किसके, UN के अंडर ये ग्रुप है जो UNSC रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। देखो 4 कंट्रीज़ हैं जिसे हम G4 भी बोलते हैं, ये चाहती हैं ये एक अदर को हर एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करती हैं, ताकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले सकें। एक सेकेंड। अब
ये भी G4 कंट्री से ये क्या डिमांड कर रही है, ये डिमांड कर रही है कि जो UNSC को ट्रांसफॉर्म किया जाए किस लाइन पे, कॉमन अफ्रीकन पोजीशन पे। अभी कॉमन अफ्रीकन पोजीशन क्या है, देखो कॉमन अफ्रीकन पोजीशन भी क्या है, ये भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन पे काम करता है। ये क्या चाहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को UN सिक्योरिटी काउंसिल में एटलीस्ट 2 परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए और एटलीस्ट 2 से 5 क्या नॉन परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए। तो ये इस पे काम करता है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, कॉमन अफ्रीकन पोजीशन फॉर UNSC एक्सपेंशन हैज़ बीन स्टिपुलेटेड अंडर एजोल्विनी कॉन्सेंसस एंड सीटेड डिक्लेरेशन। तो ये काम भाई इसी पे ही है, ठीक है, बाय अफ्रीकन यूनियन, जो डिमांड करता है एटलीस्ट 2 परमानेंट एंड 2 to 5 नॉन परमानेंट UNSC सीट्स टू बी गिवन टू अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, UNSC का जो रिफॉर्म एजेंडा है उसमें मेनली 5 एरियाज़ हैं। एक तो कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, क्वेश्चन ऑफ वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, भाई रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल में मेन 5 ही हैं, दैट इज़ USA, UK, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और जापान, ठीक है। तो अभी 5 हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाह रहे हैं कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। हमें क्या करना है, काउंसिल को साइज है उसको एनलार्ज करना है और उसकी वर्किंग मेथड्स को भी, सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली रिलेशनशिप, इन्हें भी हमने मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, यूनियन पावर मिनिस्टर लॉन्चेस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, तो ये सेम न्यूज़ है। अभी क्या जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो और ये इंडिया का फर्स्ट फिजिकल ट्रेडिंग है जिसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग कर सकते हो। की फीचर्स क्या है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी इसके अंडर आप रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेड करोगे, सेल और परचेज करोगे, वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंडर क्लेम होएगी, ठीक है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या होता है, लाइक ए है, बी है, ए क्या कर रहा है, इससे रिन्यूएबल एनर्जी खरीद रहा है, ठीक है, और इसे क्या दे रहा है, बी क्या दे रहा है, इसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या कर रहा है, पे कर रहा है, ठीक है। मतलब कि तुम मुझे इलेक्ट्रिसिटी तो मैं क्या करूँगा, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पूरे करूँगा, ठीक है। पहले क्या करता था, अगर कोई पावर खरीदता था विंड या सोलर एनर्जी को, तो वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को क्लेम नहीं कर सकता था। ये मैंने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। रिन्यूएबल परचेज मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये ऑब्लिगेशन होता है जिसमें क्या सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको परचेज करनी पड़ती है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। पहले क्या होता था, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है सोलर और नॉन सोलर एनर्जी का, ताकि हम क्या कर सकें, सोलर और नॉन सोलर जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट है उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। इसमें क्या होगा, ग्रीन इंट्राडे, डे अहेड कॉन्टीजेंसी, डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। देखो ग्रीन इंट्राडे में क्या होता है, मतलब कि 1 to 5 मिनट्स में जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें ग्रीन इंट्राडे बोलते हो। डे अहेड कॉन्टीजेंसी में क्या बोलते हैं, डिलीवरी करने से पहले जो आप ट्रेड कर देते हो उसे हम क्या बोलते हैं, डे अहेड कॉन्टीजेंसी। डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, भी एक दिन में जो एक दिन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वीकली का होता है जो एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। प्राइस डिस्कवरी विल टेक प्लेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, दैट इज द प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस। बेनिफिट क्या होगा, देखो ऑफकोर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं उन पर जो बर्डन है वो कम होएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप कर सकती हैं बियॉन्ड देयर ओन रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो, जो पहले जो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में जब काउंट ही नहीं होती थी तो क्या है, उससे कोई खरीदना नहीं था, ठीक है, जिस वजह से क्या है, हमारा सप्लाई ज़्यादा नहीं था। अब क्या है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर सोलर पावर को ऐड करोगे तो क्या है, उसकी डिमांड होएगी ज़्यादा, तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन है उसे भी प्रमोट कर सकेंगे और जो हमारा अचीव कर सकेंगे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन टारगेट को। बायर्स जो होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, वो भी ईजिली परचेज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस में, ट्रांसपेरेंट मैनर में और फ्लेक्सिबल मैनर में। और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेलर्स हैं वो ईजिली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया की मार्केट में। चलिए कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम। तो गाइस आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमें सिटीज़ में कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है कि हम अपने सिटीज़ को इनोवेट बना सकें, इंटीग्रेट कर सकें, सस्टेन कर सकें। देखो इसका एम यही है कि हम अपनी जो सिटीज़ हैं, इंडियन की कुछ सिटीज़ हैं, उसे असिस्ट कर सकें ताकि वो वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें एंड दैट आर इंटीग्रेटेड, इनोवेटिव, ड्राइवन एंड सस्टेनेबल। इसके अंडर क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सिटीज़ को लोन्स के थ्रू, टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाएगा ग्रांट्स के थ्रू टू इलेक्ट्रिसिटी। जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट और मैनेज वो कौन करेगा, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन।
आगे बढ़ते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या करी है, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है और उन्होंने बोला कि एक कुछ मिनिमम क्या है स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इस पे काम करने के लिए। ठीक है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जो फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन है इस पे क्या करेगी, डेलिब्रेट करेगी, डिस्कशंस करेगी। इसको एम यही है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को कोडिफाई कर सकें फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन में, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसे सेट कर सके कि हाँ यार मिनिमम ये स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अगर ऐसा करेगी इंडिया तो इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में जो इस तरह के फोरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स को रिलीज़ करेगी। देखो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आ जाता है। जो ICAI है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंडर एस्टेब्लिश हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर, जो रेगुलेट कर दिया प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। NCRB ने भी रिलीज़ करी है एनुअल रिपोर्ट ऑन सुसाइड्स एंड एक्सीडेंटल डेथ। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि उसने प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिलीज़ करी थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। तो इसमें क्या देखा गया, जो सुसाइड और एक्सीडेंटल जो डेथ केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। जो सुसाइड रेट है मेनली जो सिटीज़ में वो हाइयर है, दैट इज़ 13.9% है। अगर हम ऑल इंडिया एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए जो 10.4% है। मेनली जो सुसाइड के केसेस है वो देखा गया फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इलनेस है। और अगर सुसाइड रेट फार्मिंग सेक्टर में देखा जाए वो नियर अबाउट 7.4% है। और जो डेली वेज अर्नर्स अगर उनके अंडर सुसाइड देखा जाए वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। एक्सीडेंटल डेथ्स में जो मेन केस है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट है जो कि 43.9% है। सडन डेथ्स हैं 11.5% और ड्रॉनिंग डूबने की वजह से वो 7.9% है। पोषण माह क्या है, देखो पोषण माह का आपका मतलब पता ही महीना होता है। तो सितंबर के मंथ को मेनली सेलिब्रेट किया जाता है एज राष्ट्रीय पोषण माह। तो इसके अंडर क्या होता है, इस मंथ में मेनली स्टेट्स में यूटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं जिसमें क्या हम लोगों को न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें और पोषण अभियान की जो अवेयरनेस है वो पहुंचा सकें। पोषण अभियान जिसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, इंडिया का जो प्रोग्राम है ये 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे इम्प्रूव कर सकें, चिल्ड्रंस का, एडोलसेंट गर्ल्स का, प्रेग्नेंट वुमेंस का और लैक्टेटिंग मदर्स का। देखो रोबोट रक्षक क्या है, देखो ये रोबोट होएगा मेनली, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो रोबोट है पहली बात ये रेलवेज ने डिज़ाइन किया हुआ है। देखो ये पेशेंट है, ये डॉक्टर है, इनके बीच में क्या करेगा, एकदम से कम्युनिकेट करेगा। जो कम्युनिकेट करेगा किसके बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ये क्या करेगा, हेल्थ पैरामीटर्स को मेज़र करेगा, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन परसेंटेज और मेडिसिन सब प्रोवाइड करेगा, पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड करेगा और एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, 2-वे वीडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैटरी मेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट। अभी क्या है, जो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, अभी जो एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है उसने एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी बनाई है। इसमें क्या करेगा, वो जो C14 आइसोटोप है उसे ट्रैप करेगा। न्यूक्लियर वेस्ट है जो ये मेनली आर्टिफिशियल डायमंड केस में पाया जाता है। देखो C14 क्या है, एक कार्बन का ही आइसोटोप है। देखो गाइस आइसोटोप क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो जो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या डिफरेंट होता है। तो C14 क्या देखो रेडियो कार्बन है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव की कार्बन बेस्ड मटेरियल्स की क्या एज है वो एस्टिमेट करते हैं। देखो बैटरी क्या है, देखो C14 को क्योंकि रेडियो कार्बन बोलते हैं, तो जब भी इसमें रेडियो डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है फ्रॉम अ शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है ये बैटरी काम करती है। कंपनी ने क्लेम किया कि एक चार्जिंग से क्या है, ये जो बैटरी है ये 28,000 ईयर्स क्या चल सकते हैं। सोच लो आप इसकी कितनी पावर है। आगे बढ़ते हैं, कैलाश मानसरोवर। अभी आपको पता है इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसकी टेंशन की वजह से क्या है, चाइना ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल एक लेक में बनाई है, नियर अ लेक, जो कि कैलाश मानसरोवर के सामने एक लेक है। अब के जो माउंट कैलाश और जो लेक मानसरोवर है उससे हम कैलाश मानसरोवर साइट भी बोला जाता है। ये मेनली 4 रिलीजन्स की साइट है, दैट इज़ द हिंदूज, तिब्बतन, बुद्धिस्ट, जैन्स और बोन्स। 4 रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज़ द इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली। करनाली एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम्पी, ये आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। जिसका नाम आया था वो पाम्पा से आया था। पाम्पा जो है तुंगभद्र रिवर का पुराना नाम है। इसी के किराने पे क्या है, ये हम्पी सिटी लोकेटेड है। ये लास्ट कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। ये हम्पी सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, हरिहरा और बुक्का के द्वारा 1336 में। लेकिन जब 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुई थी तब ये जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई थी, मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन के रूलर में, ठीक है। बाकी यहाँ की साइट्स क्या हैं, अछुतारिया टेम्पल, विठाला टेम्पल, पताभिरामा टेम्पल और लोटस महल। सो गाइस यहाँ पे 2 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।